Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज आर्किटेक्चर ऑफ Node.js। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दैट Node.js का आर्किटेक्चर क्या होता है, Node.js इंटरनली कैसे वर्क करती है, और ये वीडियो सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना इफ़ यू वांट टू बी अ Node.js डेवलपर। ओके, सो ये वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वीडियो में देखते हैं दैट Node.js का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो हमारा जो Node.js का आर्किटेक्चर है, हमारा जो Node.js का फ्लो है, वो स्टार्ट होता है एक क्लाइंट से। ओके, तो ये कौन है? ये क्लाइंट है। क्लाइंट कौन होता है? आप, मैं, एक क्लाइंट है, एक यूज़र हमारे सर्वर का एक क्लाइंट होता है। तो ये क्लाइंट क्या करता है? ये क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये क्लाइंट क्या करता है? ये क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है हमारे सर्वर को। ये सर्वर किस में बना है? ये सर्वर हमारा Node.js के ऊपर रन कर रहा है। बिकॉज हमारा सर्वर PHP भी हो सकता है, हमारा सर्वर Golang भी हो सकता है, बट इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट Node.js सर्वर। तो यहाँ से हमारा पूरा फ्लो स्टार्ट होता है। क्लाइंट्स मेक अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। अब क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारे सर्वर में आती है। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है ना, ये हमारा Node.js है। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये हमारा Node.js है, और हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो अब देखते हैं Node.js इस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर काम आता है इवेंट क्यू का। ओके, तो जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं, वो सबसे पहले इस इवेंट क्यू के अंदर क्यू होती हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र वन ने एक रिक्वेस्ट किया, वो किस में जाएगा? पहले इवेंट क्यू में जाएगा। उसके बाद अगर यूज़र टू ने कुछ रिक्वेस्ट किया, वो भी कहाँ जाएगा? इवेंट क्यू में। तो जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी कहाँ जाएंगी? वो हमारी इवेंट क्यू के अंदर क्यू होती जाएंगी। ओके, लाइन में लगती जाएंगी। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई, हमारे पास वो क्यू में लगी, हमारे पास सेकेंड रिक्वेस्ट आया, हमारे पास थर्ड रिक्वेस्ट आया, एंड उसके बाद ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? ये रिक्वेस्ट जो ये क्यू के अंदर है, ये जाती है इवेंट लूप के पास। इवेंट लूप क्या होता है? इवेंट लूप एक ऐसा लूप है, तुम इसको लगा सकते हो दैट एक ऐसा मशीन है जो हमेशा हमारे इवेंट क्यू के ऊपर वॉच कर रहा है। ओके, तो ये चलता रहता है, ये देखता रहता है दैट कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आई, कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आई। एंड अगर क्यू के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो ये उसको उठाता है। ओके, फीफो प्रिंसिपल पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो यानी कि जिस यूज़र ने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले उठाई जाएगी, और जो लास्ट में आ रहा था उसकी रिक्वेस्ट लास्ट में उठाई जाएगी। तो ये जो इवेंट लूप है, इसका काम क्या होता है? इवेंट क्यू के ऊपर वॉच करना और एक एक करके इन रिक्वेस्ट को क्यू से हटाना। ओके, इस क्यू से पिकअप करना। अब यहाँ पर जब हम एक रिक्वेस्ट को पिकअप करते हैं, जब हम इस क्यू में से एक रिक्वेस्ट को पिकअप करते हैं, वो रिक्वेस्ट दो तरीके की हो सकती है। तो वो दो तरीके कौन से? वो है ब्लॉकिंग ऑपरेशंस, या फिर आई कैन से ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट, या फिर वो हो सकता है नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन। अब ये ब्लॉकिंग ऑपरेशन और नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस ऑपरेशंस एंड एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। तो ब्लॉकिंग ऑपरेशंस को हम बोलते हैं सिंक्रोनस टास्क, और नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस टास्क। तो ये इवेंट लूप क्या करती है? जैसे उसने इस क्यू में से एक रिक्वेस्ट को उठाया, तो पहले वो देखती है दैट ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है, क्या ये ब्लॉकिंग ऑपरेशन है या फिर ये एक नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है। अगर वो एक नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है तो वो क्या करेगी? उसको प्रोसेस कर देगी। इवेंट लूप ने उसको उठाया, वो नॉन ब्लॉकिंग था, उसको प्रोसेस किया और यूज़र को रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, एंड यूज़र खुश है। तो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट कहाँ गई? इवेंट क्यू के अंदर। इवेंट क्यू से कहाँ गई? वो इवेंट लूप में। इवेंट लूप ने देखा दैट ये इसकी रिक्वेस्ट बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है, मतलब नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, तो इसने इसको प्रोसेस किया और यूज़र को रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। यहाँ पे डन। लेकिन अगर वो एक ब्लॉकिंग ऑपरेशन है तो देखते हैं क्या होता है। तो ब्लॉकिंग ऑपरेशंस के केस में अगर वो एक ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम, ये जो ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, ये एक थ्रेड पूल के पास जाता है। ओके, तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं थ्रेड पूल के पास। पहले मैं बताता हूँ थ्रेड पूल क्या होता है। थ्रेड पूल एक पूल है, ठीक है, जिसमें सारे थ्रेड्स हैं। ओके, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड को तुम एज अ वर्कर समझ सकते हो। ठीक है, एक वर्कर जो जो तुम्हारे लिए कुछ काम करता है। ओके, तो जैसे एक पूल होता है, राइट, जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो थ्रेड पूल इज अ पूल ऑफ थ्रेड्स, जिसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, और ये थ्रेड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारा ब्लॉकिंग ऑपरेशन फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि एक थ्रेड असाइन होता है हर रिक्वेस्ट को, अगर वो एक ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, कि वो इस काम को करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? आई सेड दैट आई नीड अ थ्रेड एंड अ वर्कर। तो ये ब्लॉकिंग ऑपरेशन बोल रहा है थ्रेड पूल को दैट मुझे ना एक थ्रेड चाहिए, मुझे एक वर्कर चाहिए। ठीक है, तो ये थ्रेड पूल क्या करेगा? ये देखेगा कि यार अगर इसके पास कोई वर्कर अवेलेबल है, पहली बात, क्योंकि हमारे पास ये थ्रेड्स लिमिटेड होते हैं,
तो ये चेक करेगा दैट अगर इसके पास कोई वर्कर अवेलेबल है तो ये उसको असाइन कर देगा। तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास एक वर्कर है जो फ्री बैठा है, तो मैं उसको बोल देता हूँ ये तुम्हारा काम करेगा, तो वो उसको काम पे लगा देगा। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो वर्कर वापस थ्रेड पूल में आके बैठ जाएगा और रिटर्न कर देगा रिजल्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा रिजल्ट। तो हमारे पास वो रिजल्ट वापस आएगा एंड हम यूज़र को रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। तो ये था पूरा ऑपरेशन, ये था पूरा आर्किटेक्चर Node.js का। ठीक है, एक रीकैप देता हूँ। तुम्हारा कहाँ से शुरू होता है, रिक्वेस्ट से। रिक्वेस्ट आया, यहाँ पर इवेंट लूप है, इवेंट लूप ये यहाँ पर क्या है, इवेंट क्यू। ठीक है, वो इवेंट क्यू में आते हैं, इवेंट लूप उसको उठाती है। अगर वो एक नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है तो वो ऑन द स्पॉट मतलब उसको प्रोसेस करके हम वापस कर देते हैं। अगर वो एक ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, थ्रेड पूल के पास आते हैं। थ्रेड पूल क्या करता है, थ्रेड पूल के अंदर हमारे पास थ्रेड्स होते हैं, हमारे पास वर्कर्स होते हैं। वो वर्कर्स हमारे काम को फुलफिल करते हैं एंड देन वो रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर है। क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू अ Node.js सर्वर, तो वो रिक्वेस्ट आता है, वो पहले क्यू में जाता है, क्यू से वो इवेंट लूप उसको पिकअप करती है। इवेंट क्यू देखती है दैट वो किस तरह का ऑपरेशन है, इवेंट लूप। ओके, उसके बाद नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस के लिए हम उसको प्रोसेस करते हैं, हम उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। अगर वो एक ब्लॉकिंग ऑपरेशन होता है तो हम थ्रेड पूल के पास जाते हैं, हम अपने लिए एक वर्कर असाइन करवाते हैं एंड उससे हम काम करवा के हम अपने रिस्पॉन्स को सेंड कर देते हैं। ये पूरा Node.js का आर्किटेक्चर है। अब कितने वर्कर्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताता हूँ। सपोज तुमने जो अपना कोड लिखा ना, तुमने जो अपना कोड लिखा वो ना ब्लॉकिंग कोड था। ठीक है, वो क्या था, एक ब्लॉकिंग कोड था। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, तुम्हारे पास जो थ्रेड्स होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो 4 थ्रेड्स यूज़ करते हैं, तो यानी कि बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास 4 वर्कर्स हैं जो फ्री बैठे हैं। अब लेट से यूज़र 1 आया ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को लेके, उसने एक वर्कर ले गया। ठीक है, अभी उसका प्रोसेस हो रहा है, अभी वो बैठा है प्रोसेस। सेकंड का आया, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है। थर्ड का आया, प्रोसेस हो रहा है। फोर्थ का आया, प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर तुम्हारे सारे वर्कर्स बिजी हो चुके हैं, करेक्ट, तुम्हारे पास कोई भी वर्कर नहीं है। अब जब 5th यूज़र आएगा उसको वेट करना पड़ेगा पहले तो कि कब एक वर्कर फ्री होगा। तो पहले 4 वर्कर्स, पहले 4 यूज़र्स ने ब्लॉक कर लिए, करेक्ट। अब जब कोई भी वर्कर फ्री होगा, अगर सपोज यूज़र 1 जो पहले आया था उसका वर्कर फ्री हो जाता है, उसके बाद यूज़र 5 की जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रोसेसिंग है, वो स्टार्ट होगी। तो ऑब्वियसली यानी कि इसमें स्केलेबिलिटी इश्यूज देख रहे हो। मतलब अगर तुम कल को एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तुम एक सर्वर बना रहे हो, तो अगर बहुत ज़्यादा यूज़र्स आए तुम्हारे पास और तुमने सारा जो कोड था वो ब्लॉकिंग ऑपरेशंस के थ्रू लिखा था, तो तुम्हारा तो गया काम, करेक्ट। बिकॉज पहला जो यूज़र आएगा, ठीक है, पहले कुछ यूज़र को तुम हैंडल कर लोगे, उसके बाद तो तुम्हारा सर्वर जो है वो बहुत ज़्यादा वेट करने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू राइट ब्लॉकिंग ऑपरेशंस। ओके, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, अब कोड में चलते हैं, कोड में देखते हैं दैट क्या होता है ये ब्लॉकिंग एंड क्या होता है ये नॉन ब्लॉकिंग। सो यहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर हमने प्रीवियस वीडियो में एक FS मॉडल के साथ काम किया था, फाइल सिस्टम। तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ इन दोनों चीज़ों को। तो ये जो दोनों कोड है ना, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, तो बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो ये जो 2 लाइन्स है ना कोड की, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। ओनली डिफरेंस क्या है, दैट ये सिंक्रोनस है। ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट ये एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है, और ये एसिंक्रोनस को हम क्या कहते हैं, दैट ये एक नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन ब्लॉकिंग। कैसे, ठीक है, मुझे कैसे पता लग रहा है दैट ये ब्लॉकिंग है, नॉन ब्लॉकिंग है। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, लेट अस से मुझे ना एक फाइल को रीड करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा fs.read file sync। सिंक का क्या मतलब हुआ, दैट ये एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉकिंग। ठीक है, तो मैं इसको एक रीड फाइल करना है, मुझे एक फाइल को रीड करना है। ठीक है, तो लेट अस से हम इस फाइल को रीड करते हैं, दैट इज contacts.txt। तो मैं क्या उसको बोलूँगा, तो मैं अपनी फाइल .js के अंदर बोलूँगा मुझे contacts.txt को रीड करना है, एंड उसके अंदर मैं इनकोडिंग दे दूंगा। सो आई विल गिव द इनकोडिंग टू बी UTF-8 डन। एंड एक काम करते हैं, console.log करते हैं, console.log करते हैं हम रिजल्ट को, और इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रन कर लेता हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, node file.js। तो मेरी वो जो फाइल है वो रीड हुई और उसका रिजल्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मतलब एग्जीक्यूशन कैसे हुई, ऊपर से स्टार्ट हुई। यहाँ पर मैंने अपने थ्रेड को ब्लॉक कर लिया, करेक्ट, मैंने अपना थ्रेड को यहाँ पे ब्लॉक कर लिया। एंड जैसे ही इसने ये काम किया, इसने रीड फाइल सिंक किया, ब्लॉक, तो हमारा थ्रेड फ्री हुआ, और वो थ्रेड हमारे पास, वो थ्रेड का मतलब उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ आ गया, एंड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। लेट अस से मैंने पहले रिजल्ट को console.log किया, फिर मैंने यहाँ पे बोला console.log1। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे करते हैं दैट मैंने यहाँ पे लिखा console.log1। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे जाके यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, console.log2।
तो होना क्या चाहिए, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा पहले हमारे पास आना चाहिए 1, फिर हमारे पास आना चाहिए ये रिजल्ट जो फाइल से हमने रीड किया, उसके बाद हमारे पास 2 console.log होना चाहिए। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं। रन किया, पहले क्या आया 1, उसके बाद क्या आया, उसके बाद मेरे पास फाइल के कंटेंट्स आए, फिर मेरे पास आया 2। मतलब एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम चली एंड ये 2 तब तक प्रिंट नहीं हो पाया जब तक मेरा ये रिजल्ट नहीं हुआ रिजॉल्व। अब मैं इसी एग्जांपल को नॉन ब्लॉकिंग में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को नॉन ब्लॉकिंग में कन्वर्ट करता हूँ। तो पहले तो ये हट जाएगा, इसमें से हम सिंक्रोनस को हटा देंगे। करेक्ट, यहाँ पर ये क्या करता है, ये कॉल बैक एक्सपेक्ट करता है जिसमें हमारे पास एक एरर होता है एंड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक रिजल्ट होता है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, रिजल्ट। और ये जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है इसके अंदर मैं अपने रिजल्ट को console.log कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, ऊपर वही 1 है, उसके बाद मैं अपना नॉन ब्लॉकिंग टास्क कर रहा हूँ, देन आई एम हैविंग 2। तो इसको रन करके देख लेते हैं क्या आता है। नोट किया, पहले क्या आया 1, ठीक है ये वाला, उसके बाद क्या आया 2, बिकॉज इसने ब्लॉक नहीं किया। ठीक है, एंड उसके बाद जब भी मेरे फाइल का जो रिजल्ट है जब भी वो रेडी हो गया उसने मुझे वो console.log कर दिया। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे और भी टास्क होते हैं, लेटर से मेरे पास 3 होता, यहाँ पर 4 होता, तो वो क्या करता, वो नीचे के एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता 1 2 3 4। ठीक है, इसको वो आराम से कर रहा है। ठीक है, इसको वो आराम से कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट होती है वो हमें जो रिजल्ट देता है वो हमें एसिंक्रोनसली देता है। वो हमें रिजल्ट कैसे देता है, वो हमें रिजल्ट देता है एक कॉल बैक के थ्रू। जो ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट होती है, बिकॉज उसने थ्रेड को ही ब्लॉक कर लिया तो वो हमें रिटर्न भी कर सकती है रिक्वेस्ट। ओके, सो दिस वॉज द बेसिक आर्किटेक्चर। रिक्वेस्ट आता है, इवेंट क्यू के अंदर जाता है, इवेंट क्यू से इवेंट लूप उसको उठाती है। ब्लॉकिंग ऑपरेशंस, नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस। नॉन ब्लॉकिंग सिंपल, प्रोसेस करो, सेंड कर दो। ब्लॉकिंग ऑपरेशंस के केस में यू हैव दिस थ्रेड पूल। अब यहाँ पर जो थ्रेड साइज होता है, मैंने क्या बताया था दैट जो तुम्हारा थ्रेड साइज होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है 4। यानी कि बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास कितने वर्कर्स होते हैं, तुम्हारे पास 4 वर्कर्स होते हैं। क्या हम इस थ्रेड पूल को बढ़ा सकते हैं, क्या हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं? यस, यू कैन इंक्रीज द साइज। कितना बढ़ा सकते हैं, क्या मैं इसको 1000 कर सकता हूँ? नो। इसका जो साइज होता है वो तुम कितना कर सकते हो, जितने तुम्हारे पास कोर्स हैं, जितने तुम्हारे पास सीपीयूज हैं। ओके, सो यानी कि बाय डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट थ्रेड पूल साइज क्या होता है 4। ओके, इसको तुम मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हो? मैक्सिमम इट डिपेंड्स अपॉन मशीन टू मशीन। ठीक है, जो तुम सर्वर बाय कर रहे हो, जो तुम सर्वर रेंट आउट कर रहे हो, उसके अंदर कितने सीपीयू के कोर्स हैं उसके ऊपर उतने तुम थ्रेड्स बना सकते हो। सो लेट अस से अगर मेरा 8 कोर वी CPU है, ओके CPU है मेरा, तो यानी कि मेरे मैक्सिमम थ्रेड्स कितने हो सकते हैं, मैं 8 तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है, मैं 9 थ्रेड्स नहीं बना सकता। तो Node.js के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं OS। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम रिक्वायर कर सकते हो OS। ठीक है, OS, ये OS क्या करता है ना, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं console.log कर सकता हूँ os.cpus. लेट अस से मैंने इसका लेंथ चाहिए, मुझे इसकी लेंथ चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इन सब console.logs को हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दैट मुझे बताओ os.cpus.length। मैं इसको रन करूँगा तो मेरा क्या आ रहा है 8। इसका मतलब क्या है दैट मेरे पास 8 CPUs हैं। करेक्ट, तो यानी कि मैं अपना मैक्सिमम थ्रेड साइज 8 तक लेके जा सकता हूँ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ Node.js। तो इस वीडियो का बेसिक मोटिव क्या था दैट हमें नॉन ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को समझना था। सो वी शुड ऑलवेज राइट अ कोड दैट इज नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, सो दैट बाकी के यूजर्स जो है ना, बाकी के यूजर्स तंग ना हो। ओके, बिकॉज अगर हम ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट लिखेंगे तो हमारे जो थ्रेड्स हैं अगर वो सारे के सारे यूज़ हो गए तो उसके बाद जितने भी यूजर्स आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर ऑन Node.js। आई होप दैट तुम्हें एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी दैट Node.js कैसे काम करती है। ओके, सो बेसिक मतलब Node.js जो है वो ओवरव्यू लेवल पे कैसे काम करती है, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।